ओके, सो आरसीसी के प्रीवियस लेक्चर्स में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था आरसीसी का कि क्या क्या आपके आरसीसी है, किस तरह से कंक्रीट के ग्रेड, उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन होती है, कंक्रीट में जो भी आपके बेसिकली मॉडुलर रेशियो है, उसकी परमिसिबल स्ट्रेस है कंक्रीट में, वो किस तरह से आपका निकाली जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को हमने अच्छे से समझ लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो बेसिकली यह आपका एक नाम से और भी जानी जाती है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, आपका मॉडुलर रेशियो मेथड भी इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मॉडुलर रेशियो मेथड? बिकॉज ये आपकी एक इलास्टिक मेथड है। कैसी मेथड है आपकी? इलास्टिक मेथड है। इसमें हम हुक्स लॉ को वैलिड मानते हैं और हुक्स लॉ के वैलिडेट होने के लिए सेक्शन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। सेक्शन कैसा होना चाहिए? और जबकि आरसीसी कैसा सेक्शन था? हेट्रोजीनियस। कल हमने देखा था लास्ट में कि एक हेट्रोजीनियस सेक्शन को एक होमोजीनियस सेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मॉडुलर रेशियो की हेल्प से स्टील को किसके टर्म में लिखना पड़ता है? कंक्रीट के टर्म में। तो अगर स्टील AST है तो हमने उसको किसके टर्म में लिखा? आपका MAST के टर्म में। तो अगर इसीलिए इसको मॉडुलर रेशियो मेथड भी बोला जाता है, इलास्टिक मेथड भी बोला जाता है। यह एक आपका डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है। कैसी अप्रोच है आपका? डिटरमिनिस्टिक मेथड बोल सकते हैं। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय डिटरमिनिस्टिक अप्रोच? जहाँ पर आपका इनपुट और जो आउटपुट है, यानी कि जो उसके डाटा हैं, वो आपके नोन होते हैं, फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। ऐसे अप्रोच को क्या बोलते हैं? डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। ठीक है। जहाँ पर लोड के या जो स्ट्रेस वैल्यू है उसके फ्लक्चुएट होने के चांसेस होते हैं, उसको प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। जैसे आपका लिमिट स्टेट मेथड एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है, जबकि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है एक ऐसा मेथड है आपका डिटरमिनिस्टिक। बिकॉज हेयर द लोड वैल्यू, जो आपकी लोड वैल्यू है वही वैल्यू पे हम काम करने वाले हैं। यानी कि जो लोड आते हैं उन लोड को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक लोड। क्या बोलते हैं आपका? कैरेक्टरिस्टिक लोड बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक लोड। और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक लोड इज ऑल्सो नोन एज क्या? आपका वर्किंग लोड आर कंसिडर्ड। यानी कि अगर मान लो सपोज किसी एक पर्टिकुलर बीम में डेड लोड हमने कैलकुलेट किया उसके यूनिट वेट और उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, तो सपोज 10 किलो न्यूटन पर मीटर आया, तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से ही हम डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है। जबकि लिमिट स्टेट मेथड में आगे देखेंगे हम फैक्टर्ड लोड पे काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? आपका फैक्टर्ड लोड। यानी कि उस लोड वैल्यू को हम मानेंगे कि वो आपका बढ़ सकता है, यानी कि इस कैरेक्टरिस्टिक लोड में एक लोड फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो कैसी होती है आपकी? परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू ऑफ मटेरियल आर कंसिडर्ड। मटेरियल आर कंसिडर्ड। तो यहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू कंसिडर की जाती है और यहाँ पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है इज कंसिडर्ड एज लीनियर। तो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कैसा कंसिडर किया जाता है? आपका लीनियर कंसिडर किया जाता है। अगर हम बात करें कि ये मेथड क्या जो पर्टिकुलर मटेरियल है उस मटेरियल की पूरी स्ट्रेंथ का यूटिलाइज कर पाएगा, तो आंसर है नहीं। ये मेथड आपका वेल विद इन दी मैक्सिमम जो आपका उसका फेलियर वैल्यू है उससे पहले ही स्ट्रेस वैल्यू को कंसिडर करता है। यानी कि अगर हम बात करें रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नॉट यूज, रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ material is not utilized, material is not utilized। हम मटेरियल की बहुत कम स्ट्रेस वैल्यू, जैसे हमने कल देखा था 20 आपका ग्रेड का कंक्रीट है M20, सो वी यूज ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 3, यानी वी ओनली यूज 1/3 ऑफ दैट 20 डेज स्ट्रेंथ। 20 डिवाइड बाई क्या करते हैं हम? 3। यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ वैल्यू जो M20 ग्रेड कंक्रीट की है वो आपने 1/3 ली है, यानी 3 से डिवाइड करने का मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऐसी स्टील है, स्टील का आप अगर बात करें तो स्टील आप जाके देखेंगे
तो स्टील आपका कहाँ जाके फेल होता है, अगर माइल्ड स्टील की ही बात करें तो स्टील यहाँ जाके कहीं फेल होगा, जबकि हम यहाँ पर उसकी वैल्यू आती है 250। इस 250 से भी हम कितना नीचे काम कर रहे हैं, 250 डिवाइड बाई कितना आपका 1.78, यानी कि लगभग 140 to 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक ही वैल्यू काम कर रहे हैं। यानी कि जो ये आपकी वैल्यू है, इसके बाद की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। तो मटेरियल कहाँ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर में उसकी यील्ड स्ट्रेंथ थी, यानी कि वहां पर वो डिफॉर्म होना स्टार्ट करता है, कौन, माइल्ड स्टील, और तब जाके यहाँ कहीं जाके आपका फेलियर नजर आता है उसका। पर हम देख पा रहे हैं कि इस मटेरियल में, इस मेथड में आपका इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का यूज हो ही नहीं रहा है, सिर्फ इतने स्ट्रेंथ का यूज हो रहा है, स्टील की बात करें चाहे कंक्रीट की बात करें। तो अब हमारा, अगर हम बात करें कि सपोज किसी एक मटेरियल की ताकत 20 थी, हमने 1/3 यूज कर लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, हैवियर सेक्शन यूज होने लग जाएंगे। कैसे सेक्शन होने लग जाएंगे, क्योंकि 3 गुना ज्यादा मटेरियल लगाना पड़ेगा 20 को अचीव करने के लिए, अगर एक बात करें तो। इसलिए हमारा इस मेथड में जो आपके सेक्शन होंगे, वो सेक्शन क्या होंगे आपके, सेक्शन बिकम हैवियर। हैवियर होने का मतलब है यहाँ पे दैट इज लार्ज साइज, साइज आपको क्या मिलने लग गया, आपको बड़ा मिलने लग गया। और अगर हम मटेरियल ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये जो मेथड है ये एक आपका अनइकोनॉमिकल सेक्शन आपको प्रोवाइड करके देगी ये मेथड। सो धीरे धीरे इस मेथड को हम रिप्लेस करने लग गए किससे, आपका एक मोर आपका रियलिस्टिक मेथड दैट इज लिमिट स्टेट मेथड से। यानी मोस्ट ऑफ द डिजाइन नाउअडेज आर डिजाइन विद हेल्प ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। यानी कि अगर हम कोई भी बीम की बात करें या कोई भी स्लैब की बात करें या कोई भी मीन्स की मेंबर की बात करें, सो दे आर डिजाइन विद हेल्प ऑफ विच मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। बिकॉज लिमिट स्टेट मेथड में रिजर्व स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन होता है, एक्चुअल बिहेवियर पे हम काम करते हैं कंक्रीट की, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया का कंसिडरेशन हम लेते हैं, और साथ ही फ्यूचर में अगर कोई लोड बढ़े तो वो लोड को भी हम कंसिडर करते हैं, यानी लिमिट। तो ये इसके कुछ खास पॉइंट हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड के। क्या क्या खास पॉइंट है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलर। ये कैसी मेथड है, एक इलास्टिक मेथड। और कैसा अप्रोच है आपका, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। इसमें कौन सा लोड कंसिडर किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड बोल दो या वर्किंग लोड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। बात करते हैं कौन सी स्ट्रेस वैल्यू कंसिडर की गई है, आपकी परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू कंसिडर की गई है। और स्ट्रेस स्ट्रेन का बिहेवियर कैसा कंसिडर किया गया है, आपका लीनियर कंसिडर किया है। क्या मटेरियल का फुल स्ट्रेंथ यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, नो, दैट मीन्स रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नॉट यूटिलाइज्ड हियर, एंड सो दैट्स द रीजन द सेक्शन बिकम्स हैवियर, यानी कि बड़े साइज के बनने लग गए। और साथ ही हमारा जो सेक्शन हो गया वो कैसा सेक्शन हो गया, आपका अनइकोनॉमिकल। तो धीरे धीरे ये इन आपके 3 ड्रॉबैक के कारण यहाँ पर ये जो मेथड है धीरे धीरे ऑब्सोलेट हो गई। पर आज के डेट में भी वाटर टैंक को हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करते हैं, यानी लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर को। इसका रीजन ये है क्योंकि आपका लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर वाटर टैंक में जो मैक्सिमम क्रैक विथ अलाउड है वो 0.2 mm है। कितना है आपका, आगे पढ़ेंगे एज पर IS 3370। कौन सा लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर लाइक वाटर टैंक आर डिजाइन विद हेल्प ऑफ IS 3370। तो उसको जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो मटेरियल कंक्रीट हो चाहे स्टील हो, उसकी कौन सी स्ट्रेस वैल्यू जनरली कंसिडर की जाती है, परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू। क्योंकि लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर में अगर क्रैक पड़ गया तो उनका जो इंटेंटेड पर्पज है वो क्या नहीं हो पाएगा, आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अभी भी अगर हम बात करें तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर लाइक वाटर टैंक, ऐसा नहीं है कि वाटर टैंक लिमिट स्टेट से डिजाइन नहीं होता, लिमिट स्टेट से भी होता है। पर अगर क्वेश्चन आता है कि प्रिफरेबल मेथड फॉर वाटर टैंक डिजाइन इज, तो आप आंसर क्या देंगे, WSM। तो लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर वाटर टैंक आर डिजाइन बाय WSM। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ WSM। इतने पॉइंट आपको WSM के इंट्रोडक्शन में याद रखने हैं और इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन जो ज़्यादातर बनते हैं यही कि मॉडुलर WSM इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मॉडुलर रेशियो। दूसरा, इट इज ए प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच और डिटर्मिनिस्टिक
डिटर्मिनिस्टिक। पर आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, वेयर द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज आर नोन या फिक्स्ड, जहां पर आपको मीन्स कि उनमें वेरिएबल होने के चांसेस नहीं है, ऐसे अप्रोच को क्या बोलते हैं आपका डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का जो बिहेवियर है वो कैसा कंसिडर किया गया है, लीनियर कंसिडर किया है, मटेरियल की फुल स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और हमारे सेक्शन किस साइज के मिल रहे हैं, आपके बड़े साइज के मिल रहे हैं, और इससे हमारा सेक्शन जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, आपका अनइकोनॉमिकल हो जा रहा है। तो इसको हम धीरे धीरे ऑब्सोलीट करके रिप्लेस करने लग गए किससे, आपका लिमिट स्टेट मेथड विच इज मोर रियलिस्टिक and probabilistic approach of design of different RCC structures, but वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम वाटर टैंक लाइक स्ट्रक्चर को अभी भी डिजाइन करते हैं, बिकॉज वाटर टैंक में क्रैक अलाउ एक परमिसिबल वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम क्रैक विथ अलाउड कितना है आपका 0.2 mm, ठीक है। वो हम आगे IS 3370 जब वाटर टैंक का डिजाइन करेंगे तब बात करेंगे। इतनी बात समझ गए। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन, और यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जितने पॉइंट हैं। इसके अलावा किसी भी बुक में या किसी भी इससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है। टाइम वेस्ट ना करें, यही आपकी समरी है सारे पूरे बुक्स की, पूरे एग्जाम्स की, इन द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की। सो नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप डिजाइन करते हैं RCC में, तो 3 बातों का ध्यान रखना है आपने। दैट इज, सबसे पहले हम क्या लेते हैं आपका एजम्पशंस। क्या लेते हैं आपके एजम्पशंस। एजम्पशंस क्यों लिए जाते हैं अगर क्वेश्चन पूछे, दैट इज टू मेक ए कॉम्प्लेक्स स्टडी इनटू ए सिंपल स्टडी। टू मेक ए कॉम्प्लेक्स स्टडी इनटू सिंपल स्टडी के लिए मेनली आपके एजम्पशंस लिए जाते हैं, जो कि विद इन दी आपके जो हमारी एनालिसिस है उसको क्या बनाते हैं, आपके आसान बनाते हैं। तो एजम्पशंस के बाद हमारा जो दूसरा आपका मीन्स की स्टेप रहता है क्या, आपका एनालिसिस। इन्हीं एजम्पशन के बेसिक्स पर हम क्या करते हैं, एनालिसिस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस हियर, द एनालिसिस मीन्स व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द सेक्शन, कि हमें सेक्शन क्या प्रोवाइड करके देगा, यानी सेक्शन हमें क्या दे सकता है। अगर हमें बेंडिंग के लिए डिजाइन करना है तो बेंडिंग स्ट्रेंथ देगा, जिसको हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देंगे। हमें शियर रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ये सब आपकी क्या है, सेक्शन की एनालिसिस। जब हमें उसके पता चल गया कि इसके पास कितनी ताकत है, तो उसके हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सटर्नल लोड कंडीशन हम इसका क्या करते हैं, आपका डिजाइन करते हैं। अब इन सब चीज़ों में यानी एजम्पशन, एनालिसिस और डिजाइन में हमारे जो गाइड के रूप में आपका रहता है वो कौन रहता है, आपका IS 456। यानी दीज एजम्पशंस, एनालिसिस एंड डिजाइन विल बी विद इन द लिमिट ऑफ IS 456। हम IS 456 को क्या नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इन एजम्पशन, इन एनालिसिस और इन डिजाइन के बारे में जो हमें बताएगा वो कौन बताएगा, IS 456। तो हम स्टार्ट करते हैं WSM में पहला पॉइंट, दैट इज सिंगली रीइंफोर्स RCC बीम। क्या स्टार्ट करते हैं आपका, सिंगली, जो पहला आपका मीन्स कि हम डिजाइन और एनालिसिस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। सिंपल सिंगली बीम भी बोल देता है कोई इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बीम है, बीम तो बहुत टाइप की होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम भी होती है, कैंटिलीवर बीम भी होती है, कंटिन्यूस बीम भी होती है, फिक्स बीम भी होती है। तो एज पर योर सिलेबस वी आर डिजाइनिंग फर्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम। जो हमारे पास जो बीम है यहाँ पर अभी, वो कौन सी बीम है आपकी, कैंटिलीवर बीम के अगर कुछ क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि आपकी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है अभी डिजाइन में। मेनली क्या है आपके, हालांकि कंटिन्यूस बीम के व्हाट आर द डिजाइन एस्पेक्ट्स ऑफ कंटिन्यूस बीम विल डिस्कस लेटर, कि कंटिन्यूस बीम के क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी इनडिटर्मिनेट बीम्स में फॉर डिजाइन। पर अभी हमारे सिंगल बीम की जब भी बात करेंगे तो हमारे पास जो बीम आने वाली है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन सी बीम आने वाली है आपकी, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहाँ पर वर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय सिंगली। तो सिंगली बीम का मतलब क्या है, इफ मेन रीइंफोर्समेंट, if main reinforcement is provided only on the
टेंशन साइड, ओनली ऑन द टेंशन साइड, देन इट इज नोन एज सिंगली बीम। अगर हम जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो सिर्फ कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ओनली ऑन द टेंशन साइड। अब नाउ हियर द क्वेश्चन, व्हाट डू वी मीन बाय मेन रीइंफोर्समेंट? सो मेन रीइंफोर्समेंट क्या होता है, यानी मेन रीइंफोर्समेंट इज दैट रीइंफोर्समेंट विच इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ बेंडिंग मोमेंट, टू टेक केयर ऑफ बेंडिंग moment. Now here the bending moment is of two types. The bending moment may be positive bending moment or may be negative bending moment. So क्या मीनिंग है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का? सो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है कि अगर हमारा जो पर्टिकुलर बीम है उसमें आपका इस तरह से लोडिंग आए कि जो उसके सेक्शंस हैं वो सैगिंग से सब्जेक्टेड हो जाए। किससे सब्जेक्टेड हो जाए? आपके सैगिंग। यानी कि सैगिंग होने का मतलब है कि आपके जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है उसके ऊपर की लेयर कॉम्प्रेशन में, उसके नीचे की लेयर कहाँ चले जाए? आपके टेंशन में। देन इट इज नोन एज सैगिंग। और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होने का मतलब है कि आपका किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में इस तरीके से लोडिंग कंडीशन आ जाए कि उसमें आपका खासकर कैंटिलीवर बीम में ऐसा देखने को मिलता है कि आपके जो ये सेक्शंस हैं वो इस तरीके से आपके मीन्स की बेंडिंग से सब्जेक्टेड हो जाएं कि अब ऊपर टेंशन आए ऊपर वाली लेयरों में और नीचे क्या आ जाए? आपका कॉम्प्रेशन। तो इसे क्या बोलते हैं? आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। और ऐसे शेप को क्या बोला जाता है? आपका हॉगिंग। क्या बोला जाता है आपका? सो व्हाट डू मीन बाय, अगर कोई पूछ ले पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, इफ द बेंडिंग मोमेंट आर इन सच ए मैनर दैट द लेयर्स बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आर सब्जेक्टेड बाय टेंशन एंड लेयर्स above the neutral axis are subjected by compression, then it is known as positive bending moment. So generally positive bending moment में जो subjected रहता है mostly generally under the loading condition, हर टाइम नहीं 100% नहीं है, but generally under the vertical loading condition sagging में generally आपका simply supported beam रहता है। कौन रहता है आपका? Simply supported beam. So in case of simply supported beam we can provide our reinforcement to take care of, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आपका मेन। अब हमें पता है कि रीइंफोर्समेंट जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, सो रीइंफोर्समेंट आर मेनली डिजाइन या प्रोवाइड टू टेक केयर ऑफ टेंशन। यानी मेन रीइंफोर्समेंट का काम क्या है? टेंशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंशन ही लेते हैं, टेंशन भी लेते हैं, कॉम्प्रेशन भी लेते हैं, शियर भी लेते हैं, टॉर्जन भी लेते हैं, ये बॉन्ड भी प्रोवाइड करते हैं। इनका बहुत सारा काम है। पर अभी जब हम सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम की बात करेंगे, और अभी हम किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं? सिर्फ बेंडिंग के लिए। किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं? पहले चैप्टर में ये जो सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम डिजाइन हो रहा है, किसके लिए डिजाइन हो रहा है? यानी कि जो सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम डिजाइन हो रहा है, ये डिजाइन हो रहा है फ्लेक्सर में। किस में डिजाइन हो रहा है आपका? फ्लेक्सर। फ्लेक्सर में होने का मीन्स इट इज सब्जेक्टेड बाय बेंडिंग मूवमेंट। इट इज सब्जेक्टेड बाय बेंडिंग मूवमेंट। आगे हम इसको किसके लिए डिजाइन करेंगे? शियर के लिए। किसके लिए डिजाइन करेंगे? आपका शियर के लिए डिजाइन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस केस में जो मेन रीइंफोर्समेंट होगा, यानी कि ये जो स्टील होगा, जो ये स्टील है यानी AST, it is provided below the neutral axis, but in case of cantilever beam, as we clearly see the tension is above the neutral axis, so the main steel, इसको हम क्या बोलेंगे? आपका main steel। और आगे मैं इसके लिए ये वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, मेन रीइंफोर्समेंट, एक ही बात है। सो यही है आपका AST या मेन स्टील। कहाँ प्रोवाइड करेंगे? ये। तो अगर हमारा सिर्फ टेंशन साइड में ही क्रॉस सेक्शन के, यानी कि अगर हमारा क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो क्रॉस सेक्शन के हमारे सिर्फ आपके टेंशन साइड में, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो डेफिनेटली इधर टेंशन इधर कंप्रेशन, तो सिर्फ जो आपका एरिया ऑफ स्टील है ये सिर्फ किस साइड में प्रोवाइड करके? टेंशन साइड में प्रोवाइड करके ही जो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है वो रुक जाता है। तो ऐसी बीम को क्या बोला जाएगा? सिंगली बीम। बट कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएंगे कि सिर्फ टेंशन साइड में ही प्रोवाइड करके बेंडिंग मूवमेंट नहीं रुक पाएगा, तो हमें
इस स्टील को कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड करके उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसे बीम को डब्ल्यू बीम बोलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो AST हो गया, यानी कि ये हो गया आपके मेन बार। इनको सिंपली बात करें तो ये क्या हो गया आपके मेन बार हो गए। क्या हो गया आपके मेन बार। अब क्वेश्चन ये है, अगर ये मेन बार हो गए तो क्या सिर्फ इतना ही प्रोवाइड होगा? हाँ, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही प्रोवाइड होगा इस चैप्टर में। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये जो है यही हमारे निकालना है, यानी कि जो हरा वाला दिख रहा है और ये जो 3 दिख रहे हैं गुलाबी में, फ्लेक्सर में सिर्फ इतना ही। पर क्या बीम इतनी ही होती है? बीम में आपको पता है शियर रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड होगा, यानी स्ट्रिप्स भी प्रोवाइड होंगे। सो अगर स्ट्रिप्स प्रोवाइड होंगे, यानी कि हमने यहाँ पर फिर स्ट्रिप्स को होल्ड करने के लिए, और ऊपर कंप्रेशन साइड में जनरली आपका टेम्परेचर और सिंकेज वेरिएशन के कारण आपका क्या होता है, कुछ क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं या कुछ डिफॉर्मेशन आ सकते हैं। तो उसके लिए जो आपके बार प्रोवाइड होते हैं इनको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्या बोला जाता है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन बार। इनका 2 काम है डिस्ट्रीब्यूशन बार का। एक तो काम है कि दैट इज टू टेक केयर ऑफ श्रिंकेज एंड टेम्परेचर वेरिएशन, एंड सेकेंड ऑल्सो ये आपके टू होल्ड shear reinforcement एज स्ट्रिप्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इसमें प्रोवाइड करें आपके तो ये आपके जो स्ट्रिप्स हैं इनको होल्ड करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, पर बेंडिंग मूवमेंट में को टेक करने के लिए इनका यूज नहीं होगा। यानी डिजाइनर इसको यूज नहीं करेगा, चाहे अपने आप लेते रहें, इनकी मर्जी है। ये अपने आप लेते रहें बेंडिंग मूवमेंट, ये इनकी मर्जी है, पर डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका भागीदारी बेंडिंग मूवमेंट में नहीं है। बेंडिंग मूवमेंट में भागीदारी सिर्फ किसकी है? टेंशन स्टील की। सिर्फ किसकी? आपकी टेंशन स्टील की। इसीलिए इनको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, बिकॉज दे डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रेस लेवल यूनिफॉर्मली टू द कंक्रीट। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली आपका, जिससे आपका इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है क्या है व्हाट इज सिंगली बीम? व्हाट इज सिंगली बीम? इफ मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली इन दी टेंशन साइड, दैट इज हम जो आपका बेंडिंग मूवमेंट को रोकने के लिए सिर्फ टेंशन साइड में ही अगर प्रोवाइड करेंगे तो ऐसी बीम को क्या बोलेंगे आपका? क्या बोलेंगे आपका? सिंगली बीम। और सिंगली बीम में जो नीचे प्रोवाइड होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? मेन बार। जो ऊपर प्रोवाइड होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार आर ऑल्सो नोन एज, समटाइम्स से बोल देगा, बिकॉज ये होल्ड कर रहे हैं तो, और इनको हम क्या भी बोल सकते हैं आपका? एंकर बार भी बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं आपका? एंकर। एंकर करने का मीन्स क्या होता है? किसी को होल्ड करना। सो डिस्ट्रीब्यूशन बार आर ऑल्सो नोन एज एंकर बार। ओके, सो दिस इज अबाउट द सिंगली बीम। सो मेन रीइंफोर्समेंट यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन कैंटिलीवर बीम मेन बार आर प्रोवाइडेड कहाँ? कहाँ आपका? एबव न्यूट्रल एक्सिस। सिंपली सपोर्टेड बीम में बिलो न्यूट्रल एक्सिस। पॉजिटिव, अब आगे हम पढ़ेंगे जब हम आपको मीन्स की इनडिटर्मिनेट बीम बनाएंगे तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को रोकने के लिए, यानी साइकिंग को रोकने के लिए जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड होगा उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं आपका? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रोकने के लिए आपका स्टील प्रोवाइड होगा उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट।
सो आगे जब आप IAS कोड के रिकमेंडेशन देखेंगे तो बोला जाएगा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट शुड एक्सटेंड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ L/3 इन सिंपल सपोर्ट्स एंड शुड बी एक्सटेंडेड टू AST/4 अमाउंट। कितना आपका AST/4 इन कंटिन्यूस बीम, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड होगा। तो वहां पर भी मैं डिस्कस करूंगा किस चीज को, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कैसे प्रोवाइड होता है, कितने डिस्टेंस तक प्रोवाइड होता है, धीरे धीरे देखेंगे। बट अभी सिर्फ ये ध्यान रखें क्या है आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, क्या है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब हम यहाँ पर इस सिंगली बीम के पूरा हमें डिजाइन करना है सिंगली बीम का। तो डिजाइन करने से पहले मैंने बताया, डिजाइन करने से पहले हमें क्या देखने पड़ेंगे, एजम्पशंस। क्या देखने पड़ेंगे आपके, एजम्पशंस देखने पड़ेंगे। सो व्हाट आर द एजम्पशंस इन WSMs। अगर हम बात करें तो एजम्पशंस की बात करें तो एजम्पशंस आपके हैं, पहला एजम्पशंस है प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि जो प्लेन सेक्शन, क्या प्लेन हम एक लेयर भी बोल सकते हैं, सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। अब इसका मतलब क्या है अगर हम आपको बताएं तो इसका मतलब ये है, suppose this is your simply supported beam, ये आपकी एक क्या है, आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर मैं आपको बोलूं तो सपोज ये एक लेयर है न्यूट्रल एक्सिस, एक लेयर है, एक लेयर है, ये बिफोर बेंडिंग की हालत है। तो बिफोर बेंडिंग अगर हम बात करें तो बिफोर बेंडिंग यहाँ पर मीन्स कि सपोज ये आपका 1 पॉइंट था, ये आपका एक ये न्यूट्रल एक्सिस वाली लेयर है, सपोज ये 2 था और ये आपका तीसरा पॉइंट था, 1 2 3, ठीक है। अब ये बिफोर बेंडिंग आपके मीन्स की पॉइंट थे। अब लेट अस ये पर्टिकुलर बीम में बेंडिंग होगी तो बेंडिंग होने पे अगर हम बात करें ओके, सो अब आप देखें कि यहाँ पे जो ये ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, ये न्यूट्रल एक्सिस वाली लेयर है। तो इसके जो रिस्पेक्टिव पॉइंट होंगे, जैसे मान लो ये सपोज पॉइंट है 4, ये पर्टिकुलर पॉइंट 5 है, ये पर्टिकुलर पॉइंट 6 है। तो यहाँ पर जो 1 और 4 वाले पॉइंट के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस है, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऊपर क्या आ रहा है बताओ, ऊपर क्या आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा है। ऊपर क्या आएगा बताओ? कॉम्प्रेशन। और नीचे क्या आएगा बताओ? टेंशन। तो बताओ जो 1 और 4 वाले पॉइंट हैं वो आपके इनके रिलेटिव पॉइंट आपके यहीं पर ही रहेंगे। जैसे 1 है, ये 2 था, ये 3 था, तो 1 वाला कहाँ जा सकता है अंदर? 1 डैश में। जो 4 वाला यहाँ पर था वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर 4 डैश में आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 3 वाले पॉइंट की बात करें तो जो 3 वाला पॉइंट है ये कहाँ चले जाएगा? आपका बाहर चले जाएगा, यानी कि कहाँ पर? 3 डैश में। ऐसे ही अगर हम बात करें ये 6 वाला पॉइंट है तो ये 6 वाला पॉइंट कहाँ चले जाएगा? आपका यहाँ चले जाएगा, बाहर चले गया। मान लो सपोज यहाँ, सॉरी 6 वाला यहाँ पर नहीं था, 6 वाला पॉइंट यहाँ पर था, तो 6 वाला यहाँ चले जाएगा, कहाँ पर? आपका 6 डैश में चले गया। तो यानी ओरिजिनल पोजीशन इनकी ये थी, ओरिजिनल पोजीशन ये थी। अब हमें पता है जबकि जो ये वाले 2 और 5 वाला पॉइंट है, क्या ये कहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर है? न्यूट्रल एक्सिस। क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस में नहीं कॉम्प्रेशन आता है, नहीं क्या आता है आपका? टेंशन।
तो 2 और 5 वाले पॉइंट यहीं पर रहेंगे। हमें पता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में के रिस्पेक्ट में आपका जो डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। क्या बोलते हैं आपका? स्ट्रेन। तो यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग लेयरों में आपका स्ट्रेन आ रहा है। यहाँ पर इतना अमाउंट में स्ट्रेन आ रहा है, यहाँ पर इतने अमाउंट में स्ट्रेन आ रहा है, यहाँ पर इतने अमाउंट में स्ट्रेन आ रहा है, यहाँ पर इतने अमाउंट में स्ट्रेन आ रहा है। अब बात ये करते हैं कि इस सेंटेंस का इससे क्या मतलब है। इसका ये मतलब है, देखो पहले मान लो सपोज ये जो हरी वाली लाइन और लाल वाली लाइन या लेयर दिख रही थी, इनके बीच की मीन्स की इसकी जो दूरी थी न्यूट्रल एक्सिस से वो क्या थी? y थी। मान लो सपोज ये न्यूट्रल एक्सिस और गुलाबी वाली लाइन दिख रही है, इनके बीच की दूरी y1 थी। कितनी थी आपकी दूरी इनकी? y1 थी। तो ये पहले आपके प्लेन थे, यानी कि इनके बीच की दूरी थी। तो अब अगर आपके बेंड हुए तो इनके बीच की दूरी बदलनी नहीं चाहिए। अब भी इनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी कितनी रहनी चाहिए? अभी भी y होनी चाहिए और अभी भी क्या होनी चाहिए? y1। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दूरी ऐसे हो जा रही है, कहीं पर आपका y हो जा रही है, कहीं पर आपका y1 हो जा रही है, कहीं पर y2 हो जा रही है। तो इसका मीन्स प्लेन सेक्शन विल नॉट रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट, ये इतनी बात समझ गए ना सब, ये धीरे धीरे समझते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जैसे जैसे आपका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो लेयर उतनी ही ज्यादा क्या हो रही है? आपकी डिफॉर्म हो रही है। वो उतनी ही ज्यादा क्या हो रही है? डिफॉर्म हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है डिफॉर्म? सबसे ज्यादा कौन डिफॉर्म हो रही है बताओ? टॉप लेयर और बॉटम लेयर। सबसे ज्यादा दब कौन रही है? टॉप लेयर। और सबसे ज्यादा खिंच कौन रही है? बॉटम लेयर। कौन सी लेयर ना खिंच रही है ना दब रही है? न्यूट्रल लेयर। कौन सी लेयर? न्यूट्रल लेयर। और अलग अलग लेयर आपकी मीन्स की। तो इसका मीन्स जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका ये डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो डिफॉर्मेशन है इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। यानी कि स्ट्रेन डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे। पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है? इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि जो आपका किसी लेयर में E1 स्ट्रेन है तो उसकी डिस्टेंस सपोज y1 है, तो दूसरे लेयर में E2 आ रहा है तो उसका y2 होगा, तो ऐसे E3 होगा, y3 होगा। तो यानी ये जो प्रोपोर्शन रहेगा ये हमेशा क्या बना रहेगा? आपका कांस्टेंट बना रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट। ऐसा नहीं होगा कि एक लेयर में अगर आपका जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है तो स्ट्रेन आपका पैराबोलिक वे में नहीं बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा कि आपका प्रोपोर्शन क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। और इसी प्रोपोर्शन को मेंटेन रहने को हम क्या बोलते हैं? E प्रोपोर्शनल टू y बोल देंगे। यानी ये क्या है? समान अनुपात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मीन्स क्या होता है? समान अनुपात होना। यानी समान अनुपात होने का मीन्स हर एक लेयर में स्ट्रेन का अनुपात क्या रहेगा? आपका बराबर रहेगा। तो यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होने का मीन्स यहां पर जो स्ट्रेन का वेरिएशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? जो स्ट्रेन डायग्राम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? आपका लीनियर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका? ऐसा नहीं होगा। क्या स्ट्रेन डायग्राम ऐसा होगा? ये लीनियर है। ऐसा तब होता है जब आपका प्लेन सेक्शन विल नॉट रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये स्ट्रेन क्या होता? आपका लीनियर नहीं होता। तो इस एजम्पशन का क्या तात्पर्य है कि यानी कि इसका मतलब यह है, इस एजम्पशन से हमें क्या मिला कि हमने स्ट्रेन बिहेवियर को क्या कंसिडर कर लिया? स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर। यानी कि जो आपका स्ट्रेन का डायग्राम बनेगा, यानी कि अगर हम बात करें स्ट्रेन डायग्राम की, तो स्ट्रेन डायग्राम आपका जो होगा, यानी कि जैसे जैसे आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो स्ट्रेन का वैल्यू है वो बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा आपको पता है टॉप लेयर में, और कहाँ आएगा आपका? दैट इज बॉटम लेयर में। और न्यूट्रल एक्सिस वाली लेयर में क्या हो जाएगा? आपको पता ही है, न्यूट्रल एक्सिस वाली लेयर में आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एक्सिस वाली लेयर में क्या हो जाएगा? स्ट्रेन आपका जीरो। ऊपर कौन से स्ट्रेन आएंगे? कॉम्प्रेशन। नीचे कौन से आएंगे? टेंशन। तो स्ट्रेन का जो आपका वैल्यू है ये अलग अलग लेयर में अलग अलग जरूर आएगा, पर ये आपका इनका प्रोपोर्शन बना रहेगा। यानी कि जो वेरिएशन रहेगा ये कैसा वेरिएशन रहेगा? आपका लीनियर। यानी कि स्ट्रेन डायग्राम कौन से एजम्पशन से बनता है? अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो ये कहानी है इसको सजोते हैं एक बार। कहानी ये है, हमारा एजम्पशन क्या है? प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले यानी कोई भी लेयर थी उनके बीच की दूरी जो बेंडिंग से पहले थी, बेंडिंग के बाद भी उनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी, यानी वो बदलेगी नहीं। पर बेंडिंग के बाद क्या चेंज हो जाएगा?
बेंडिंग के बाद क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। क्या आएगा आपका, स्ट्रेन। क्यों आएगा, क्योंकि कुछ लेयर कॉम्प्रेस होंगी और कुछ लेयर में क्या आएगा आपका, टेंशन होगी। पर एक लेयर जिसमें ना टेंशन आएगा ना कॉम्प्रेशन आएगा उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल लेयर। और उस पर्टिकुलर लेयर में स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, 0। अब हमें यह तो पता है कि जैसे जैसे आपका मींस की न्यूट्रल एक्सिस से लेयर की दूरी बढ़ते जाएगी आपका स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ेगा। पर कैसे बढ़ेगा, क्या ये पैराबोलिक बढ़ेगा, क्या ये क्यूबिकल बढ़ेगा, क्या ये आपका मींस की लीनियर बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट तो रहेगा नहीं क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है और जैसे जैसे बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट तो है नहीं। पर कैसे बढ़ेगा आपका, लीनियर। वो क्यों, क्योंकि हमने ये मान रखा है कि जो पहले डिस्टेंस थी लेयरों की अब भी वही डिस्टेंस है, तो y तो क्या है हमेशा कांस्टेंट, y क्या है आपका कांस्टेंट। तो प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, इससे आपका क्या तात्पर्य है कि जो स्ट्रेन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। y, व्हाट इज y हियर, y इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। व्हाट इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, the distance of layer from neutral axis, the distance of any layer from neutral axis is known as depth of neutral axis। तो ये स्ट्रेन, तो क्वेश्चन आएगा कि ए प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, इससे आपका क्या तात्पर्य है। तो क्या है, स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर। सो स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर कौन सा एजम्पशन से प्राप्त होता है, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ये क्लियर हो गया एजम्पशन, ठीक है, पहला एजम्पशन ये है, ओके। सो यहाँ ऑनलाइन में क्लियर है सबको, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, बाकी अगर कुछ डाउट आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन है और नथिंग है, ऐसा ही क्यों हुआ, थोड़ा सा मीन्स के इंटर रिलेट कराने के लिए कि ये प्लेन था बाद में भी प्लेन ही रहा, यानी पहले डिस्टेंस आपकी y1 थी बाद में भी y और y1 ही रही। क्लियर है, बट यानी अनुपात क्या रहेगा, कांस्टेंट। अनुपात हमेशा क्या रहेगा, यानी प्रोपोर्शन हमेशा मेंटेन रहेगा, ठीक है। E1 अपॉन y1 इक्वल टू E2 अपॉन y2 इक्वल टू E। व्हाट इज E1 E2 E3, स्ट्रेन इन लेयर 1 2 3 जो भी आपका है, y1 y2 y3 इनकी डिस्टेंस है। और ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है, स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम तो है। ये इस सेक्शन में स्ट्रेन डायग्राम है 1 2 3 वाले सेक्शन में। कौन से सेक्शन में, 1 2 3 सेक्शन। ये कौन से सेक्शन में, 4 5 6 वाले में स्ट्रेन डायग्राम है। इसमें भी देखो कैसे बन रहे हैं आपके, लीनियर। इनको मैं सीधी लाइन से नहीं मिलाता अगर आपका ये प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग नहीं रहता, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन से मिलाने का मीन्स प्रोपोर्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी क्या। और स्ट्रेन एट न्यूट्रल एक्सिस से आपको पता ही है, क्लियर, ओके। अब हम चलते हैं दूसरे एजम्पशन की ओर। पहला एजम्पशन क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन ये आएगा कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग से आपका क्या सिग्निफाई करता है। तो इट सिग्निफाई स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर। और ये एजम्पशन दोनों जगह वैलिड रहेगा, WSM में भी और कहाँ भी, LSM में भी। तो क्वेश्चन अभी आएगा कि कौन सा एजम्पशन है जो दोनों WSM और LSM दोनों में वैलिड रहते हैं, ये वाला। और ये बहुत जगह यूज होता है प्लेन सेक्शन में। ये आप हुक बेंडिंग इक्वेशन जब प्रूव करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तब भी ये एजम्पशन रहता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत मेन एजम्पशन है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा एजम्पशन ये है हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ इज, तो हुक्स लॉ इज वैलिड होने का मतलब क्या हो गया कि ये सबको पता ही है, हुक्स क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। विद इन कौन सा लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मीन्स दैट इज स्ट्रेन का, स्ट्रेस का बिहेवियर भी कैसा है, स्ट्रेस बिहेवियर इज ऑल्सो लीनियर। स्ट्रेस बिहेवियर इज ऑल्सो लीनियर, यानी स्ट्रेस डायग्राम भी आपका लीनियर बनने वाला है यहाँ पे।
this is stress diagram, and stress diagram is also linear, and the maximum stress at the topmost fiber is सिग्मा CBC। ठीक है, यहाँ कितना होगा इसको हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, नीचे टेंशन साइड में क्या ये टेंशन स्ट्रेस, ये स्ट्रेस डायग्राम है किसका, ये भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रेस डायग्राम अभी ध्यान रखें क्या है आपका, लीनियर है, और न्यूट्रल एक्सिस पे आपका स्ट्रेस क्या होगा आपका, जीरो। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों ही जीरो होंगे, क्वेश्चन ये आएगा तो एट न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ आर जीरो। तो हमारा दूसरा एजम्पशन है स्ट्रेस डायग्राम इज लीनियर, दैट इज हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ के वैलिड होने के लिए सेक्शन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। सेक्शन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। तो दूसरा एजम्पशन तो आसानी है, इसमें कोई दिक्कत की जरूरत है नहीं। तीसरा एजम्पशन की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। दैट इज टोटल टेंशन इज टेकन बाय स्टील ओनली। यानी टेंशन लेने का काम सिर्फ किसका है, स्टील का है। टोटल टेंशन इज टेकन बाय स्टील ओनली। अब देखो इस एजम्पशन से हमें कुछ डाटा कलेक्ट करना है, तो डाटा क्या कलेक्ट करना है ज़रा देखें। सपोज ये एक आपका क्रॉस सेक्शन है जिसका जो विड्थ है वो b है, ये इसकी टोटल डेप्थ है, इसको बोला जाता है इसका टोटल डेप्थ, और टोटल डेप्थ आपका है d। ठीक है, ये हमारे स्टील हैं जिनको बोला जाता है आपका सिंपल AST। अब जो ये स्टील बॉटम से आपके जितने डिस्टेंस पे प्रोवाइड होते हैं, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को अगर हम बोलें तो इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं, यानी बॉटम ऑफ कंक्रीट से लेके ये बॉटम स्टील तक की डिस्टेंस, इसको बोला जाता है क्लियर कवर। क्या बोला जाता है आपका? सो क्लियर कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो क्लियर कवर प्रोवाइड करने का रीज़न है कि पहला, एक तो आपका जो स्टील है वो आपके बाहर के एटमॉस्फेयर से बच जाए, यानी स्टील आपका बाहर का एटमॉस्फेयर मीन्स जैसे एयर से बच जाए, खासकर क्योंकि एयर के प्रेजेंस में स्टील आपको पता है एक कोरोसिव मटेरियल है। स्टील कैसा मटेरियल है? एक कोरोसिव मटेरियल। और जैसे ही इसको एयर यानी कि ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में इसमें आपका डिटोरिएशन होने लग जाता है इसके स्ट्रेंथ का, और स्टील के स्ट्रेंथ का धीरे धीरे ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में डिटोरिएशन हो जाना क्या कहलाता है? आपका कोरोजन लग जाना। तो एक तो आपका पहला रीज़न क्या है कि इतना सफिशिएंट होना चाहिए, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम कोरोजन। किससे बचाने के लिए? आपका कोरोजन से बचाने के लिए। दूसरा अगर हम बात करें, अब क्या है, एक चीज़ हमारा रहता है कि हमारा स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। क्या भी अच्छी होनी चाहिए? आपकी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग माने पकड़, पकड़ माने ग्रिप। अगर हमारा कंक्रीट मान लो सपोज बिल्कुल नज़दीक अगर हमने प्रोवाइड कर दिया, तो जो आपका स्टील कंक्रीट है वो पकड़ नहीं बना पाएगा और कंक्रीट अलग हो जाएगी। किससे? आपका स्टील से। तो यानी कि क्या बनाने के लिए आपका, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। क्या डेवलप करने के लिए? बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, या हम इसको बोल सकते हैं ग्रिप बनाने के लिए। सिंपल सा आगे वर्ड आएगा बॉन्ड। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ग्रिप। किस किस के बीच में? ग्रिप। बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप बिटवीन किस किस के बीच में? कंक्रीट एंड स्टील। सो दीज आर द टू मेन पर्पज। ठीक है, तो इसको क्लियर कवर बोलते हैं।
जबकि कभी कभी साइड से भी प्रोवाइड करते हैं, इसको एंड कवर बोलते हैं। जब साइड से आपका प्रोवाइड होता है इस तरह से तो इसको क्या बोला जाता है आपका, एंड कवर। इस क्लियर कवर को प्रोवाइड करने के लिए जनरली हम यूज करते हैं स्पेसर्स प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं आपके, स्पेसर्स और चेयर्स क्या प्रोवाइड करते हैं आपके। आप कोई बोलेगा क्लियर कवर कैसे प्रोवाइड होता है, किसकी हेल्प से प्रोवाइड होता है क्लियर कवर आपका, विद हेल्प ऑफ स्पेसर्स और क्लियर चेयर्स। चेयर्स कुछ नहीं है, कुछ मोटार कंक्रीट की लगभग उसी स्ट्रेंथ की रहनी चाहिए जिस स्ट्रेंथ की आपकी क्या रहती है, कंक्रीट रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं ऐसे उठाया और डाल दिया। जो IS 2502 कौन सा कोड है आपका, अभी हम देखेंगे, दैट इज बेंडिंग ऑफ कंक्रीट, जो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, सुना है BBS वर्ड सुना है, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो जो आपका बेंडिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट इन सब चीज के लिए कोड होता है वो कौन सा कोड होता है, IS 2502। तो वो रिकमेंड करता है कि जो आपका मीन्स की जो आप स्पेसर्स और चेयर्स प्रोवाइड करेंगे वो सिमिलर प्रोवाइड करेंगे एज दैट ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो इसके स्टील के नीचे, ठीक है, ऐसी ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं इनको। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो क्लियर कवर है ये कितना प्रोवाइड होता है, तो अगर हम एज पर IS 456 की बात करें तो IS 456 ने एक्सपोजर कंडीशन, क्योंकि हमें पता है कि ये कोरोजन से बचाना है, अब अलग अलग टाइप के जो कंक्रीट है अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन से सब्जेक्टेड रह सकता है। तो हमारे पास अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे एक्सपोजर कंडीशन, पर अभी इनिशियल स्टेज में बताते हैं। तो 4 टाइप के आपके एक्सपोजर कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं आपके, 5 टाइप के एक्सपोजर, और इसके अनुसार आपका इस केस में मिनिमम क्लियर कवर कितना प्रोवाइड करना है अगर आपको पूछा IS 456 ने। तो एक माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन होता है, एक आपका मॉडरेट होता है, एक आपका सीवियर एक्सपोजर कंडीशन होता है, एक आपका वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन होता है, और एक आपका एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन होता है। यानी कि व्हाट आर दीज एक्सपोजर कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, द कंक्रीट किस किस एनवायरमेंटल कंडीशन से सब्जेक्टेड है उसके हिसाब से कितने आपके एक्सपोजर कंडीशन में बांटा है आपका IS 456 ने आपका कंक्रीट को, 5 एक्सपोजर कंडीशन में। माइल्ड मीन्स नॉर्मल कंडीशन भी बोल सकते हैं इसको, जहां पर कि आपका कंक्रीट इज नॉट सो मच एक्सपोज टू हैवी रेन या आपका बाहर के एनवायरमेंट से इतना सब्जेक्टेड ना हो। मॉडरेट कंडीशन में क्या होता है कि आपका बारिश से सब्जेक्टेड हो सकता है, ठीक है। और सेवियर कंडीशन में ऐसा बोला गया है कि अगर सी वाटर में कंस्ट्रक्शन हो, किसमें कंस्ट्रक्शन हो आपका, अंडर सी वाटर। अब अंडर सी वाटर कंस्ट्रक्शन होने का मतलब यह है कि ऐसा एक्सपोजर मिल रहा है कंक्रीट को कि अगर लाइट नहीं आई, ये आगे नहीं आई ना, ठीक है, ओके। सो कैसा एक्सपोजर कंडीशन, जैसे समुद्र का पानी उस पर पड़ रहा हो। अब जैसे कभी कभी एक एग्जांपल ले लें, जैसे ठंडा लगता है कभी बहुत, तो आप बोलते हैं ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ रखी है बाहर, पर बाहर बर्फ़ तो नहीं पड़ती है ना, तो पर आपको एक्सपोज कैसा हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, इतना ठंडा लग रहा है कि जैसे बाहर क्या पड़ी है, ठंड पड़ी है। जैसे गर्मी पड़ती है तो आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है किसी ने बाहर कहते हैं आपका मीन्स की आग जला दी हो, तो इतने हीट आपको, इतना टेम्परेचर हो गया कि आपको, तो एक्सपोजर कंडीशन का मतलब। तो इसके अनुसार जो आपका माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है, इसमें जो आपका मिनिमम क्लियर कवर है वो कितना है आपका 20 mm। कुछ याद नहीं करना है, 20, 30, 45, 50 एंड 75। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट विल बी, हालांकि ये आगे और डिस्कस होंगे हमारे धीरे धीरे आगे, पर अभी क्लियर कवर को समझा रहे हैं तो थोड़ा बहुत पॉइंट जैसे जैसे याद होता रहेगा। पर अगर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा जैसे स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया और फुटिंग हो गया। फुटिंग, व्हाट इज फुटिंग? फुटिंग इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, that is footing is a slab resting on the soil. Footing is a slab which is directly rest on the soil is known as footing. जो नीचे जिसके ऊपर आपका सरिया डलता है, फिर सरिया के ऊपर फिर ऐसे क्या खड़ा होता है, कॉलम, उसको क्या बोलते हैं, फुटिंग बोलते हैं। तो उस फुटिंग में भी तो सरिया पड़ेगा,
तो उस सरिये का जो क्लियर कवर हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका अगर हम मिनिमम क्लियर कवर की बात करें इस हिसाब से, तो स्लैब में जो क्लियर कवर है वो 15 mm भी प्रोवाइड होता है और क्या भी प्रोवाइड होता है आपका 20 mm भी। अब ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसके ऑब्जेक्टिव में कि स्लैब का मिनिमम क्लियर कवर क्या होता है। किसी ऑब्जेक्टिव में 15 दे रखा है और किसी में क्या दे रखा है 20। आप बोलेंगे सर क्या लगाएंगे, तो कुछ भी लगा लेना। अब वो एग्जामिनर ने कौन से बुक से उठा रखा है, उसने क्या मान रखा है, वो उस पर डिपेंड करता है। और टिल डेट यानी एक्चुअल प्रैक्टिस में आजकल जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी 15 mm और 20 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड होता है। यानी स्लैब में कितने का, या तो 15 या 20 का प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। तो आप मीन्स की नहीं बोल सकते। अब आप देख लीजिए कि आपकी किस्मत क्या है, 15 में लगेगा, कहीं उसने गलत मान लिया तो वो है, पर डरे ना, ऐसा नहीं रहेगा। फिर आपका बीम का आपका कितना है 25 mm, कॉलम में आप ध्यान रखिएगा 40 mm मिनिमम है। फुटिंग में आपका मिनिमम आपका 50 mm। ये एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से नहीं है, ये आपका दैट इज किसके हिसाब से, आपका जो आपका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपका मिनिमम क्लियर कवर है। तो क्लियर कवर समझ गए, व्हाट इज क्लियर कवर, द डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ स्टील फ्रॉम बॉटम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसको बॉटम क्लियर कवर भी बोल सकते हैं। अभी हम कंप्रेशन स्टील प्रोवाइड करेंगे तो कंप्रेशन साइड से भी क्लियर कवर प्रोवाइड होगा। तो क्लियर कवर सिर्फ बॉटम से प्रोवाइड नहीं होता है, टॉप से भी प्रोवाइड होगा, ठीक है ना। पर अभी हम बॉटम को ध्यान में रखते बात कर रहे हैं। अब जो यह आपका स्टील है, इस स्टील का एक क्या है आपका सेंटर है, इस सेंटर को क्या बोलेंगे आपका सीजी। तो इसके जो आपका सेंटर है, इस सेंटर से बॉटम तक की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं आपका इफेक्टिव कवर। क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव कवर। अब अगर यहां पर ये इफेक्टिव कवर है तो इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगा बताओ। देखो ये आपका बार है, इस बार का सपोज आपका जो डाया है वो 5 है, डाया कितना है इसका 5 है। तो अगर इसके सेंटर तक की बात करूं तो सेंटर तक कितना हो जाएगा, आधा, 5 का आधा। तो अगर हम इफेक्टिव कवर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कवर के लिए सिंबल लिख लेते हैं डी डैश, इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियर कवर प्लस 5/2। तो आपका जो डी डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर कवर प्लस 5/2। इतनी बात समझ आ गई। अब जो ये टॉप से लेके सेंटर ऑफ स्टील तक, टॉप से लेके सेंटर ऑफ स्टील तक जो डिस्टेंस होती है इसे क्या बोला जाता है आपका, इफेक्टिव डेप्थ। क्या बोला जाता है इसको, इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि स्मॉल डी। तो इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, टोटल डेप्थ में से क्या घटा देंगे, इफेक्टिव कवर। क्या घटा देंगे, इफेक्टिव कवर घटा देंगे। अब या ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि D माइनस इफेक्टिव कवर इक्वल टू क्या, क्लियर कवर प्लस डाया का आधा। तो ये आपका हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल में आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा कि एक 200 इंटू 300 mm का बीम है, उसमें 3 20 mm डाया के बार प्रोवाइड हुए हैं एट ए इफेक्टिव कवर ऑफ 40 mm। तो बताइए कितना आपका इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर से है, एक 200 इंटू 300 mm का बीम है जिसमें आपके 3 बार प्रोवाइड हुए, 3 बार ऑफ 20 mm डाया एट एन इफेक्टिव कवर ऑफ 40 mm। व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेप्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर, सुन रहे हैं, क्वेश्चन दे रखा है 200 गुणा 300 का बीम दे रखा है, 3 बार प्रोवाइड हुए हैं 20 mm विथ एन इफेक्टिव कवर ऑफ 40 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा,
कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 260 हो जाएगा। अब जबरदस्ती दे रखा है यहाँ पर, देखो 300 mm है, 300 में से सीधे क्या घटाने हैं, 40 घटाने हैं। पर अगर इफेक्टिव के बदले वर्ड यहाँ पर अगर आ जाता क्लियर कवर, ध्यान देना इफेक्टिव कवर दे रखा है यहाँ, गलती यहीं पर होगी और कुछ नहीं होगा इस क्वेश्चन में। जो गलती होगी क्या होगा, जो इफेक्टिव कवर देने के बाद भी डाया जोड़ देगा बच्चा, डाया का आधा जोड़ देगा। अब इफेक्टिव कवर जोड़ रखा है, क्या डाया जोड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ स्टील से ये अगर क्लियर कवर दे देगा तब हमारा क्या जुड़ेगा, डाया का आधा। अगर क्लियर कवर 40 होता तब इसका आंसर कितना हो जाता, 250 हो जाता है। क्लियर कवर होता ये तो तब आंसर, क्योंकि तब आपका क्या होता, 20 का आधा भी जुड़ता, यानी 20 का आधा कितना, 10, तब इफेक्टिव कवर कितना हो जाता, 40 और 10 50। तो अब 300 में से 50 घट के तब जाके कितना होता आपका, 250 होता। ये बात क्लियर है। बस गलती होने के चांस इस क्वेश्चन में ये है, और मुझे लगता है यहाँ पर बाकी 100 में से 100 इसकी एक्यूरेसी होने वाली है इस क्वेश्चन की। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि एजम्पशन चल रहा था हमारा, तो क्या एजम्पशन चल रहा था, टोटल टेंशन इज टेकन बाय स्टील ओनली। उसमें ये डाटा कहाँ से आया, डाटा तो लिखाने हैं कहीं ना कहीं, मैंने यहाँ लिखा दिया, बट बात करते हैं कि क्यों आया। ये इसलिए आया बिकॉज देखो टोटल टेंशन इज टेकन बाय क्या आपका, स्टील ओनली। अब यानी कि अगर टोटल टेंशन अगर सिर्फ स्टील ले रहा है तो आपका जो ये ऊपर तो आ गया आपका क्या, कंप्रेशन, नीचे क्या आ गया, टेंशन। इतना भाग तो आपका मीन्स कि कंक्रीट का यूटिलाइज होने वाला है, नहीं होने वाला है। पर ये जो नीचे वाला भाग है क्या ये यूज होने वाला है टेंशन में, कंक्रीट का, सिर्फ स्टील की बात छोड़ेंगे, क्या यूज होने वाला है, नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम टोटल डेप्थ के बदले एनालिसिस में क्या यूज करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। टोटल डेप्थ के बदले क्या यूज करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। अब बच्चा बोलेंगे सर इफेक्ट तो इतना ही क्यों यूज नहीं किया, फिर यहां से लेके यहां तक क्यों यूज किया, सेंटर तक, क्योंकि यहां पर जो स्टील है वो स्टील आपको एक क्या देगा, आपको रिजल्टेंट टेंशन देगा। एक क्या देगा आपका, जो स्टील है, आगे हम एनालिसिस करेंगे तो स्टील क्या देगा आपका, एक टेंशन। और टोटल फोर्स कहां पर लगता है, टोटल फोर्स सीजी में लगता है। कभी भी टोटल एरिया कहां पर लगता है, सेंट्रॉइड में। टोटल फोर्स कहां पर लगता है, सीजी में। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कहां पर लगता है, सीजी ऑफ एरिया पे। अब टेंशन कौन ले रहा है, टेंशन कौन ले रहा है, स्टील। और स्टील का सीजी कहां पर होगा, क्वेश्चन ये पूछ ले, स्टील का सीजी कहां पर होगा, स्टील के सेंटर पे। और स्टील का सेंटर टॉप से कितने डिस्टेंस में, डी डिस्टेंस में। कितने डिस्टेंस में, डी डिस्टेंस में। इसीलिए हम जो ये नीचे वाला एरिया होगा, इसके नीचे वाला एरिया जो ये आपको दिखा हुआ है नारंगी रंग का, इसको हम क्या मानते हैं, आपका इनइफेक्टिव मानते हैं। क्या मानते हैं आपका, इनइफेक्टिव इन स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। इनइफेक्टिव इन क्या, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। हालांकि ये इनइफेक्टिव नहीं है, बॉन्ड तो प्रोवाइड कर रहा है, कोरोजन से तो बचा रहा है, आगे और भी काम करेगा। पर अभी स्ट्रेंथ कौन सी स्ट्रेंथ है, बेंडिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में। क्योंकि बेंडिंग के कारण क्या आएगा, बेंडिंग टेंशन एंड बेंडिंग कॉम्प्रेशन। तो हम बेंडिंग कॉम्प्रेशन इसके द्वारा ना, बेंडिंग टेंशन इसके द्वारा नहीं रोकेंगे, क्योंकि बहुत कम है, ओनली 10% है। ओनली कितना है आपका, 10%। या अगर हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात करें तो 0.7 अंडर FC के M100 ग्रेड का भी प्रोवाइड कर दूं तो 0.7 अंडर 100 यानी कि 7 न्यूटन पर mm² मिल रहा है सिर्फ। तो इसको खाली यूज करके मैं अपना सरदर्द क्यों लूं, सरदर्द क्या है, एनालिसिस। सरदर्द क्या है, एनालिसिस। अगर मैंने इसको कंसिडर कर लिया तो इसमें आने वाले स्ट्रेस, इसमें आने वाले एरिया, इस सब चीज को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, और लास्ट में मिलेगा कुछ नहीं। तो इसीलिए एनालिसिस में इसको अब क्या एक्चुअल में आपको लग रहा है कि मेरे को इसने कंक्रीट नाराज हो जाएगा, एक्चुअल मतलब जब ये आ जाएगा कंक्रीट नाराज हो गया, मेरे को डिजाइन नहीं किया तो ये रोकेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ टेंशन तो रोकेगा ही ना एक्चुअल प्रैक्टिस में। एक्चुअल में तो रोकेगा ही जब आपका मीन्स की फील्ड में बन जाएगा। पर हम किसके हिसाब से सोचेंगे, कंक्रीट के हिसाब से, डिजाइनर के हिसाब से, डिजाइनर के हिसाब से। तो डिजाइनर इसीलिए हम हमेशा एनालिसिस में किसका यूज करते हैं, आपका इफेक्टिव डेप्थ का, ना कि टोटल डेप्थ का। इसीलिए यहां पर इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ ये समझाया है। सो टोटल टेंशन इज टेकन बाय
स्टील ओनली, दैट इज एरिया बिलो द टेंसाइल स्टाइल इज इनइफेक्टिव इन स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। ये बात क्लियर होगी? किसी को डाउट इस एजम्पशन में? ओके, ये उतार भी लिया। यहां किसी को डाउट है? 260 अजय भारद्वाज, यहां किसी को डाउट है ऑनलाइन में इस एजम्पशन में या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, कितने एजम्पशन हो गए? 3। चौथा एजम्पशन है हमारा, दैट इज देयर शुड बी परफेक्ट बॉन्ड, देयर शुड बी परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। अब बोला है देयर शुड बी क्या आपका परफेक्ट बॉन्ड होना चाहिए किसके बीच में? आपका स्टील और कंक्रीट के बीच में। अब इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि देयर शुड बी परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, यानी बॉन्ड का मतलब क्या है? ग्रिप। ग्रिप का मतलब क्या है? पकड़। अब परफेक्ट बॉन्ड कब बना रहेगा? जब, यानी कि अगर हमारा स्टील कंक्रीट से अलग नहीं होगा, और स्टील कंक्रीट से अलग कब नहीं होगा? जब इन दोनों में कॉम्पेटिबिलिटी बनी रहे। और कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन का मतलब होता है स्ट्रेन दोनों में क्या रहे? आपका बराबर। स्ट्रेन दोनों में क्या रहे? बराबर। तो यानी कि इस एजम्पशन से, दैट इज, इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि जो स्ट्रेन इन कंक्रीट है, स्ट्रेन इन कंक्रीट है, शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका? स्ट्रेन इन स्टील, दैट इज EC इज इक्वल टू EST। तभी ये एक दूसरे साथ, अगर मान लो एक में स्ट्रेन आपका कम आ गया, एक में स्ट्रेन क्या आ गया आपका? ज्यादा आ गया, तो क्या होगा? एक ज्यादा खिंच जाएगा और एक कम खिंच जाएगा, और ऐसा एजम्पशन होना मुमकिन भी हो पाया। अब एजम्पशन कुछ भी नहीं ले लेंगे, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो एजम्पशन ले लेंगे क्या? जो चीज विद इन द पॉसिबल हो सकती है, विद इन द रियलिस्टिक होगी, वही तो एजम्पशन लेंगे। जो चीज हो ही नहीं सकती है, हमने बोल दिया परफेक्ट बॉन्ड होना चाहिए स्टील और आपका लेटस एल्यूमिनियम ले लिया, अब कितना भी ले लो आप, नहीं होगा। ठीक है, हालांकि ये भी बोला जाता है कि ऐसे करने के लिए आपको पेंटेड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए आपको? पेंटेड सरफेस नहीं होना चाहिए। अगर आपने स्टील को पेंट करके डाल दिया तो फिर बॉन्ड नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो उसके रिब्स होता है ना, रिब्स, वो भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, और ये जो बॉन्ड को बनाने के लिए आगे हम देखेंगे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भागीदार होता है। तो आपका परफेक्ट बॉन्ड तब बन पाएगा जब दोनों में स्ट्रेन क्या रहेगा? बराबर। ठीक है, और दोनों में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग बराबर ही होता है, तो इसलिए हमारा ये एजम्पशन थोड़ा क्या हो जाता है आपका? सही हो जाता है। अब पांचवा एजम्पशन की बात करें, अब ऐसी है अब एजम्पशन यही कि वही सेक्शन इज होमोजीनियस। अब क्या सेक्शन होमोजीनियस होता है? नहीं होता है। हम होमोजीनियस बनाते हैं, यानी कि हम दैट इज यूज इक्विवेलेंट सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट फॉर एनालिसिस। तो एनालिसिस के लिए हमें क्या लेना है? इक्विवेलेंट सेक्शन लेना है, किसके टर्म्स में? आपका कंक्रीट। यानी कि हमें पता है कि जो आपका ये सेक्शन है आरसीसी का, ये एक आपका, इसमें स्टील भी है और क्या भी है आपका? कंक्रीट भी है, जो कि आपका कैसा सेक्शन है आपका? हेट्रोजीनियस। पर हेट्रोजीनियस सेक्शन में तो हुक्स लॉ वैलिड होगा ही नहीं, तो हम एनालिसिस के लिए हम कौन सा इसको क्या कंसिडर करेंगे? आपका होमोजीनियस। और एक हेट्रोजीनियस सेक्शन को होमोजीनियस सेक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? एक हेट्रोजीनियस सेक्शन को होमोजीनियस सेक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बाई
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला पोर्शन तो हमने क्या ले लिया आपका कंप्रेशन, नीचे मैंने डैश डैश किया है। इस डैश डैश का रीजन क्या है बताओ, इस डैश डैश करने का रीजन क्या है? बिकॉज इस ये जो नीला वाला पार्ट है, ये जो आपको नीला पॉइंट लाइन दिख रही है, ये आपका किसका एरिया है? कंक्रीट का। एंड टोटल टेंशन इज टेकन बाय ओनली स्टील ओनली। तो नीचे आपका हम कंक्रीट के एरिया को क्या कर रहे हैं? एनालिसिस में भागीदार नहीं बना रहे हैं। हम जो एनालिसिस में भागीदार है कंक्रीट का, वो कौन सा है? सिर्फ आपका कॉम्प्रेशन एरिया। कौन से जोन वाला? कॉम्प्रेशन। तो नीचे टेंशन में कौन भागीदार होगा? स्टील। पर स्टील भी अब स्टील नहीं रहा, स्टील भी अब स्टील नहीं रहा। स्टील किस में कन्वर्ट हो जाता है? कंक्रीट में। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टील को किसके टर्म्स में लिखा जाता है? कंक्रीट के टर्म्स में। तो स्टील को कंक्रीट के टर्म्स में लिखेंगे, तो स्टील को कंक्रीट के टर्म्स में लिखेंगे तो ये जो स्टील का एरिया है ये क्या हो जाएगा आपका? MAST। क्या हो जाता है आपका? MAST। क्लियर हो गया? ऊपर ये आपको पता ही है, ये आपका इसका विथ है, ये इसका विथ है। इसको आगे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको आगे देखेंगे क्या बोलते हैं अभी, ठीक है। यहाँ से लेके टॉप से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? D। तो ये आपका जो सेक्शन है ये एनालिसिस वाला सेक्शन है, यानी कि ये कैसा सेक्शन है आपका? इक्विवेलेंट सेक्शन। कैसा सेक्शन है आपका? और इक्विवेलेंट सेक्शन किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। तो ये यूज होता है किस चीज के लिए? फॉर एनालिसिस, फॉर एनालिसिस। तो ये 5 एजम्पशन काफी इंपॉर्टेंट है। छठा सातवां तो ऐसी है कि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज सेम इन टेंशन एज वेल एज इन कॉम्प्रेशन, यानी चेंज नहीं होगा, न टेंशन में ना किसमें आपका कॉम्प्रेशन में, ठीक है। तो वो ज़्यादा इतना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी यही है आपके 5 एजम्पशन आपको याद रखना है, क्योंकि इसका तात्पर्य पूछा जाएगा। तो पहला क्या था? प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, दैट मीन्स दैट इज स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी स्ट्रेन का बिहेवियर लीनियर कौन सा एजम्पशन से प्राप्त होता है? इस एजम्पशन से। और दूसरा हुक्स लॉ वैलिड, यानी स्ट्रेस का बिहेवियर भी लीनियर है। टोटल टेंशन इज टेकन बाय स्टील ओनली, यानी कि द एरिया बिलो द टेंशन स्टील इज इनफेक्टिव इन स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, एंड हम इफेक्टिव डेप्थ का यूज करने वाले हैं। और फिर हमारा परफेक्ट बॉन्ड होना चाहिए किसके बीच में? स्टील और कंक्रीट के बीच में, यानी जितना स्ट्रेन होगा उतना ही। इसको कभी कभी क्या भी बोलते हैं? इस कंडीशन को क्या भी बोलते हैं? कॉम्पेटिबल, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पेटिबिलिटी मीन्स एक दूसरे के साथ कॉम्पेटिबल होने चाहिए। ओके, अब हमारी एजम्पशन समझ आ गए सारे? कोई किसी को डाउट है एजम्पशन में? ओके, यहां भी नहीं है। ओके, अब हमारा स्टार्ट होता है क्या आपका? एनालिसिस। क्या स्टार्ट होता है? एजम्पशन के बाद नेक्स्ट क्या चलता है? इन्हीं एजम्पशन के आधार पर हम क्या बात करेंगे? एनालिसिस की। तो अब बात करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालिसिस क्या कर रहे हैं? पहले एनालिसिस किस चीज की कर रहे हैं? सिंगली बीम की। वो भी किस में कर रहे हैं? WSM में कर रहे हैं। और मीन्स की, और कौन से फोर्सेस से सब्जेक्टेड है वो? बेंडिंग से। मेनली किससे सब्जेक्टेड है अभी? बेंडिंग। अभी शियर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, किसका ध्यान रख रहे हैं? सिर्फ बेंडिंग, यानी बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं। अब जब बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो इस सेक्शन के पास कुछ तो होना चाहिए। तो इस सेक्शन के पास क्या होता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है आपका? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि एनालिसिस होने का मतलब है दैट इज टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ, टू डिटरमाइन strength of the section, to determine the strength of the section. अब now what is their strength? Strength means कौन सा strength आपका? Flexural strength। कौन सा strength निकाल रहे हैं? कौन सा strength की बात कर रहे हैं? shear strength की बात कर रहे हैं अभी एनालिसिस में, या flexural strength की? And what is flexural strength? That is the maximum moment carrying capacity of a member before failure।
व्हाट इज फ्लेक्सर स्ट्रेंथ? दैट इज मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। बिफोर फेलियर। और इसी को शॉर्टकट में हम बोल देते हैं क्या? MOR। क्या बोल देते हैं इसी को शॉर्टकट में? क्या बोल देते हैं? MOR। यानी कि एनालिसिस करने का मीन्स हमें क्या निकालना है? MOR निकालना है। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स एक हिसाब से मोमेंट है। अब मोमेंट इक्वल टू क्या होता है? मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। मोमेंट इक्वल टू और फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। देखो सब उल्टा पढ़ा रहे, मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखें, उसका रीजन है। उल्टा पढ़ा रहा हूं मीन्स क्यों हम न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, क्यों हम लीवर आर्म निकालते हैं, और तब जाके क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? देखिए ध्यान से, अभी इसको हम मिटा देंगे, पर पहले देखें क्यों हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस में ऐसा ही क्यों न्यूट्रल एक्सिस क्यों आता है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू फोर्स इंटू अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है बताओ? स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू क्या आपका? डिस्टेंस। अब स्ट्रेस देखेंगे तो स्ट्रेस डायग्राम तो ऑलरेडी हमें एजम्पशन से पता है कैसा बनने वाला है, ऐसा बनने वाला है, ठीक है। यहां ऊपर कंप्रेशन, नीचे क्या आने वाला है? टेंशन इनटू। अब यहां पर ये नहीं पता कि एरिया, ये कंप्रेशन वाला कितना एरिया होगा और टेंशन वाला कितना एरिया होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता सबसे पहले कि ये पर्टिकुलर कंप्रेशन जोन में ये डेप्थ कितनी होगी, तो ये निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले ये निकलेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि कितना आपका कंप्रेशन स्ट्रेस आ रहा है, तभी तो पता चलेगा। तो इसलिए हमें ये निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर हो गया? क्यों निकालना पड़ रहा है हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कितना कंप्रेशन स्ट्रेस आ रहा है और कितना हमें क्या आ रहा है आपका टेंशन स्ट्रेस आ रहा है। जब तक स्ट्रेस ही नहीं पता चलेगा, आपको पता चल पा रहा है अभी कितना है, नहीं पता चल पा रहा है ना, तो इसको निकालना पड़ेगा। फिर इनटू एरिया इनटू अब डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोला जाता है आपका लीवर आर्म। इस डिस्टेंस को जनरली क्या बोला जाता है आपका? अब लीवर आर्म क्या होता है जनरली आपका? जहां पर ये टोटल कंप्रेशन लग रहा होता है और जहां पर टोटल टेंशन लग रहा होता है, इनके बीच की डिस्टेंस। इसीलिए हमें किसकी जरूरत होती है आपकी? लीवर आर्म की। किसकी जरूरत होती है आपकी? लीवर आर्म की। तो एनालिसिस का मतलब क्या है? मोमेंट। पर हम जाएंगे कहां से? स्टेप 1 क्या होगा हमारा? स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, तब जाके हम किस में पहुंचेंगे? स्टेप 3 में पहुंचेंगे। तो इसलिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फिर क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस। तब जाके हम कहां पहुंचेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी एनालिसिस का मीन्स हमें क्या करनी है? उस सेक्शन की स्ट्रेंथ पता करनी है। वो भी कौन सी स्ट्रेंथ? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ? द मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सेक्शन बिफोर फेल इन बेंडिंग। बिफोर फेल इन बेंडिंग। तो इसीलिए हमें, अब समझ गए क्यों निकालते हैं हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्यों लीवर आर्म निकालते हैं? क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? एनालिसिस बोलते हैं। करें स्टार्ट एनालिसिस अब। तो अब स्टेप क्या करेंगे? 1, फिर स्टेप 2, स्टेप 3। इतनी बात समझ आ गई सबको? किसी को कोई डाउट है यहां तक? तो अब हमारा पहला स्टेप है आपका, so now the first step is, that is depth of neutral axis. Depth of neutral axis. अब व्हाट इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? न्यूट्रल एक्सिस से जो आपकी टॉप कंप्रेशन लेयर है उसकी जो डिस्टेंस होती है उससे डेप्थ ऑफ क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। व्हाट इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? न्यूट्रल एक्सिस से जो टॉप कंप्रेशन लेयर है उसकी जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब ये दो टाइप की होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक तो होती है आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की अगर हम बात करें, एक होती है आपकी डेप्थ ऑफ क्रिटिकल, या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोल देते हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि एनसी।
इसको हम सिंबल देंगे। तो व्हाट इज क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? व्हेन मैक्सिमम permissible compressive stress of concrete यानी कि सिग्मा CBC and maximum permissible tensile stress of steel, that is sigma st, reaches at the same time just together लिख देते हैं, reaches together, then the depth of neutral axis is known as critical depth of neutral axis. अब देखो क्या है, व्हेन मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस किसमें आपका कंक्रीट में कितना होता है? सिग्मा CBC, जो हमने कल बताया था, मटेरियल पे डिपेंड करता है। M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए कितना होता है? 7, M25 के लिए 8.5। याद करने का तरीका क्या होता है, कैसे याद करेंगे? कभी भी आ गया M40 आ गया तो क्या करेंगे? 40 डिवाइड बाई 3, तो 40 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 13 या 39, तो 13.33 आएगा। तो उसको कितना कर देना है? 13.5। क्या कर देना है? 13.5। आपका आएगा M30, तो M30 मीन्स 30/3, तो 10 आएगा, तो करेक्ट आ रहा, तो 10 हो गया। आपका आ गया M20, तो 20 डिवाइड बाई 3 कितना करेंगे? 20/3, 6.67, तो क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। M25, 25 डिवाइड बाई 3 क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 25 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 8 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है? तो क्या कर देंगे? 8.5 कर देंगे। M35 करेंगे तो 35 डिवाइड बाई 3, तो 10.5 कर देंगे। ऐसे तो याद किया था, तो आपका मीन्स कि ये सिग्मा CBC हो जाएगा। और ऐसी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील कितना होता है? इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाता है? 1.78, यानी 1.78 कितना है? 250 डिवाइड बाई 1.78, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? 140। हालांकि ये 140 आपका डाया जब 20 और 20 से कम हो, यानी कि कुल मिला के ये मटेरियल में ऑलरेडी मौजूद हैं। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने इन वैल्यू को क्या कर दिया है? लिमिटेड कर दिया है। हालांकि इतनी नहीं है, बहुत कम वैल्यू ली है, 140, 7 इतनी। तो जब ये वैल्यू पहुंच गई, पर अपने मान लिया है WSM ने, IS 456 ने, तो अगर इनसे ऊपर जाएगा, यार मान लो M20 ग्रेड कंक्रीट में 7 न्यूटन पर mm² और FE 250 में 140 न्यूटन पर mm², एक पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन में आपका अगर पहुंच जाते हैं, तो तब आपका जो डेप्थ ऑफ, यानी कि अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो आपका मीन्स की ये जो स्ट्रेस वैल्यू है यहाँ पे कंक्रीट में, और यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस वैल्यू है किसमें? आपका स्टील में, ये दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है कितनी आपकी? मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ रहा है कॉम्प्रेशन में? सिग्मा CBC। और अब यहाँ पर जो स्टील है, पर स्टील कहाँ रहा? हम एनालिसिस किसकी करते हैं? अब क्वेश्चन ये आएगा, जो ये स्ट्रेस डायग्राम मैं बनाऊंगा, ये स्टील का बनाऊं, कंक्रीट का बनाऊं, या किसका बनाऊं? बताओ। ना ये स्टील का है ना कंक्रीट का, ये किसका है? इक्विवेलेंट कंक्रीट का है। किसका डायग्राम है? ये जो स्ट्रेस डायग्राम है किसका है? आपका इक्विवेलेंट कंक्रीट का। एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन?
जब आपका स्टील को कंक्रीट के टर्म्स में लिख के जो एरिया आता है उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन। तो अब इसका जो स्ट्रेस डायग्राम बनने वाला है वो स्ट्रेस डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनने वाला है, यानी कि ये हो गया और आप एक साथ भी बना सकते हैं, पर ये थोड़ा टूट गया है। ठीक है, ओके। सो अब यहां पर देखो मैंने डैश डैश क्यों बनाया, सबसे पहले बात डैश डैश क्यों बनाया यहां पर बताओ, क्योंकि आपको पता है टोटल टेंशन कौन लेगा, सिर्फ आपका स्टील। ये वाला तो पूरा यूज हो रहा है यानी कि कंप्रेशन में, ये वाला जोन, पर यहां सिर्फ आपका लाल वाली लाइन आपकी यूज होने वाली है। और ये जो लाल वाली लाइन है इसमें स्ट्रेस कितना आने वाला है आपका, सिग्मा एस टी बाई एम। कितना आने वाला है आपका, सिग्मा एस टी बाई एम आने वाला है। ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है आपका, सिग्मा सीबीसी। टोटल टेंशन इज टेकन बाई स्टील ओनली। स्टील में स्ट्रेस कितना होता है, सिग्मा एस टी। पर जब स्टील को किसके टर्म में लिखते हैं, कंक्रीट के टर्म में, तो उसका स्ट्रेस वैल्यू कितना हो जाता है, सिग्मा एस टी बाई एम। कितना हो जाता है आपका, सिग्मा एस टी बाई एम। और एरिया कितना हो जाता है, एम ए एस टी। तो अब हमारा जो ये आपका मीन्स की डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इस टाइम पे जब ये मैक्सिमम ये सिग्मा सीबीसी में पहुंच गया, ये अपना सिग्मा एसटी पे पहुंच गया, तो इस टाइम पे जो आपका मीन्स की डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हमें पता है कि आपका ये जो टॉप है यहाँ से लेके आपके सेंटर ऑफ स्टील तक की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, आपका इफेक्टिव डेप्थ। तो ये डेप्थ कितना हो जाएगा बताओ, जो ये आपका टेंशन जोन वाला डेप्थ है ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा बताइए, डी माइनस एन सी। अब हमें ये एन सी निकालना है, तो सिंपल सा बात है, ये गणित है। इस गणित में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक कंप्रेशन जोन का और एक किसका, आपका टेंशन जोन का। जब आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे तो हम क्या लगा देंगे, सिमेट्री। क्या लगा देंगे, आपका सिमेट्री। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये क्या डायग्राम है, सबसे पहले तो ये कौन सा डायग्राम है आपका, स्ट्रेस डायग्राम। कौन सा डायग्राम है आपका, स्ट्रेस डायग्राम। अब अगर हम बात करें कि क्वेश्चन ये आएगा दूसरा, एनसी इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग क्या, बाय सिमेट्री ऑफ क्या आपका स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेस डायग्राम की किससे निकल जाएगा आपका, ये बाय सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस डायग्राम से क्या निकल जाएगा ये। अब सिमेट्री क्या हो जाएगी, सबको पता ही है सिमेट्री क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉम्प्रेशन जोन का परपेंडिकुलर कितना है बताओ, सिग्मा सीबीसी। इसका बेस कितना है बताओ, एनसी। जो आपका मीन्स की टेंशन जोन है इसका बताइए कितना है आपका, सिग्मा एस टी अपॉन एम। इसका बेस कितना है, डी माइनस एन सी है। ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो। क्या हो गया, सिग्मा सी बी सी इंटू डी माइनस एन सी इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन एम इंटू एन सी। सिग्मा सी बी सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा सी बी सी इंटू डी माइनस सिग्मा सी बी सी इंटू एन सी इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन एम इंटू एन सी। अब एन सी वालों को एक साथ लिख दो, एन सी वालों को एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एन सी वालों को एक साथ लिखेंगे तो हाँ लिख लो एक साथ, सिग्मा सी बी सी इंटू डी इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन एम एन सी प्लस सिग्मा सी बी सी इंटू एन सी। यहाँ से एन सी कॉमन ले लेंगे, तो एन सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सिग्मा एस टी अपॉन एम प्लस सिग्मा सी बी सी। और यहाँ क्या चल रहा था आपका, सिग्मा सी बी सी इंटू डी। तो अब यहाँ से अगर हम एन सी लिखें तो एन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा सी बी सी अपॉन, इसको नीचे भेज दो, सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम इंटू क्या आपका डी। हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे हम एन सी इक्वल टू लिखेंगे, तो एन सी इक्वल टू यहाँ पे एम यहाँ चले जाएगा ऊपर, एम ऊपर चले जाएगा तो एम क्या हो जाएगा, एम सिग्मा सी बी सी, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका एम सी बी सी प्लस क्या हो जाएगा सिग्मा एस टी इंटू डी। अब जो ये आपका टर्म है, जो ये आपको मीन्स कि ब्रैकेट में ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कोफिशिएंट। तो अगर हम इसको लिखें तो यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी कि एन सी इक्वल टू क्या के डी, वेयर के इक्वल टू क्या है आपका एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, और इसी को क्या बोला जाता है, के को बोला जाता है आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कोफिशिएंट, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कोएफिशिएंट। बस ये दो फॉर्मूले आपके जो डब्बे में बंद हो गए हैं, ये लिख लेने हैं अपने। तो देखें एनालिसिस आपको की है हमने, किसकी एनालिसिस की है आपकी, सबसे पहले व्हाट इज डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, वह पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी न्यूट्रल एक्सिस से टॉप लेयर की वह दूरी जब आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस एज पर IS 456 ऐड भी कर सकते हैं, एज पर IS 456 दैट इज इन कंक्रीट दैट इज सिग्मा CBC एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू ऑफ स्टील दैट इज सिग्मा ST रीचेस टुगेदर मीन्स एक पर्टिकुलर लोड वैल्यू पे दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एक साथ पहुंच गए, तो उस टाइम पे अब ये जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा उसमें जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी उस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब हमारे पास हमें पता है कि जो स्ट्रेस डायग्राम है, इस स्ट्रेस डायग्राम में हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग लीनियर वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन होने का मीन्स ट्राइंगल। और क्या सिमेट्री पैराबोला में लग सकती है, सिमेट्री हमेशा किस में लगेगी, सिर्फ ट्राइंगल में। अगर मैं यहां पर आपको बोल दूं ये आपका डायग्राम है ऐसा, सिमेट्री लगा दोगे इसमें, सिमेट्री हमेशा किस में लगेगी, ट्राइंगल में। अगर हमारा ये वाला डायग्राम आ गया, आगे एक्चुअली ही बना देते हैं, जब हम ये डायग्राम बनता है ऐसा आगे हम देखेंगे, आपने देखा होगा 0.4 FC के 0.87 FY, तो यहां पर आपको देखो ये पैराबोलिक बनता है। क्या यहां पे सिमेट्री लग जाएगी, क्या यहां सिमेट्री लग जाएगी, ये लिमिट स्टेट मेथड का स्ट्रेस डायग्राम है, क्या वहां यहां लग जाएगी, नहीं, वहां निकालने का कुछ और तरीका होगा। तो सिमेट्री हमने यूज कर ली है और सिमेट्री का यूज किया और एनसी हमने निकाल दिया। तो एनसी का फॉर्मूला क्या है, एम सिग्मा CBC अपॉन ये तो बाकी कैलकुलेशन है, इसमें तो कुछ है नहीं, सिमेट्री क्या, फिर गणित इधर उधर घुमा घुमू के ये लिख दिया है। आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, बॉक्स से याद रखने हैं, क्या याद रखना है, बॉक्स। क्या, और बॉक्स से पहले क्या याद रखना है, निकाला कैसे निकाला, बाय सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। एंड व्हाट इज एनसी, एम सिग्मा CBC अपॉन एम सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, वेयर दिस टर्म इज नोन एज के। तो एनसी इक्वल टू KD। अब यहां से दो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, इफ मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल stress in steel is 140 Newton per mm square, what will be depth of neutral axis, what will be depth of critical neutral axis, critical neutral axis in a beam of depth
डी। अब डेप्थ डी बोल रखा है तो स्मॉल डी का मतलब आरसीसी में हमेशा क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ ही होगा। अब ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं 0.60 डी, 0.50 डी, 0.40 डी, 0.30 डी, ऐसा कुछ भी ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपका इफ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो दे रखा है, तो मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस स्टील में कितना दे रखा है आपको, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और व्हाट विल बी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा आधा डाटा दे दिया है, आधा डाटा दिया है, क्वेश्चन इतना ही होगा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा, उसका आंसर भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तब तक आप करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन को करो। तो क्वेश्चन ये है, पहला वाला क्वेश्चन, दो ऑब्जेक्टिव आपके सामने लिखे हुए हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव है इफ मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, व्हाट विल बी डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम ऑफ डेप्थ आपका क्या, डी। अब यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है बताओ आपका, NC इक्वल टू अभी हमने देखा m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस क्या आपका सिग्मा ST इंटू क्या आपका d। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो m नहीं दे रखा है ना, सिग्मा CBC दे रखा है ना कुछ, तो हम बात करें कि m सिग्मा CBC की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, हमेशा क्या रहती है आपकी कांस्टेंट। और कैसे, एज पर IS कोड आपको पता है कि m इक्वल टू क्या होता है बताओ, 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC को यहाँ पहुँचा दूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, m सिग्मा CBC इक्वल टू कितना आपका 280/3, 280/3 करेंगे तो यह आएगा आपका 93.33। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो NC इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 93.33 डिवाइड बाई 93.33 प्लस कितना आपका 140। सिग्मा ST तो आपको पता ही है ना कि मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील 140, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील का ही सिंबल क्या है, सिग्मा ST। क्या है आपका सिग्मा ST, कल बताया था ना सिग्मा ST बोलते करके, तो इनटू क्या आपका D। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.40 D आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रटा हुआ क्वेश्चन है, और रटा हुआ क्वेश्चन क्या, ये आपका बनता ही यही क्वेश्चन है, ठीक है। पर दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पर आएगा कि डेप्थ ऑफ जो आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो किस पे डिपेंड करती है, सिग्मा CBC ओनली, सिग्मा ST ओनली, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, सिग्मा ST। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंक्लूजन में, दैट इज नोट में ये लिख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड्स ओनली अपॉन क्या आपका ग्रेड ऑफ स्टील, किस पर सिर्फ आपका ग्रेड ऑफ स्टील ओनली। या दूसरा पॉइंट हम बात करें कि आपका अगर ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ेगा, देखें अगर ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ा, तो ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ा तो इसका मीन सिग्मा ST की वैल्यू भी क्या होगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। जैसे हमने कल बताया था ग्रेड ऑफ स्टील आपका 250 था, Fe 250, तो कितना था वैल्यू 140 या 130, 415 में कितना हो गया था 230, कितना हो गया था 230, और जैसे हम 500 में गए तो 275 हो गया था। तो अगर सिग्मा ST की वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव आप क्लियर हो गया। m सिग्मा CBC की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 93.33, आप कैलकुलेट करके देख भी लेना, हमेशा कितना आएगा, चाहे किसी भी ग्रेड के लिए। इतनी बात समझ आ गई। तो व्हाट इज
डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, द डेप्थ from top to neutral axis, top compression layer to neutral axis, when the maximum permitted stress value as per IS 456 for steel and concrete reaches at the same time, then the depth of neutral axis is critical neutral axis. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आगे क्यों निकालते हैं, ये आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनसी, एनसी क्यों निकालने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ऐसे सेक्शन को जिसमें ये दोनों एक साथ पहुंचते हैं, ऐसे सेक्शन को बैलेंस सेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? बैलेंस सेक्शन बोला जाता है। और हम जब डिजाइन करते हैं यानी डिजाइन सेक्शन बनाते हैं तो उससे पहले ये मानते हैं कि ये हमारा बैलेंस सेक्शन के तरफ फॉर्मूले निकाले जाते हैं, फिर पर हम एक्चुअल में डिजाइन करते हैं अंडर रीइंफोर्स की तरह। किसके करते हैं आपका? अंडर। तो वो क्या आएंगे वो अभी हम बाद में देखेंगे। अब जैसे ये एम सिग्मा सीबीसी हमेशा 93.3 आएगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, करेक्ट चेक भी कर सकते हैं, आप घर में चेक कर सकते हैं। जैसे हमने कल बताया था, जैसे m इक्वल टू क्या होता है बताओ, 280/3 सिग्मा सीबीसी। जैसे हमारा M20 ग्रेड कंक्रीट है, M20 के लिए सिग्मा सीबीसी कितना हो जाएगा बताओ, 20 फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है 3, तो लगभग कितना हो जाता है आपका 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 280 डिवाइड बाई हमने किया भी था कल 3 × 7, तो हमारा आंसर कितना आया था 13.33। अब आप m सिग्मा सीबीसी निकालोगे तो m सिग्मा सीबीसी मीन्स m कितना है 13.33, गुणा कितना करोगे 7, सॉल्व करके देख लेना वही आएगा क्या 93.33, सॉल्व करके देख लेना। अब अगर हम बात करते हैं हमारा M25 ग्रेड कंक्रीट हो तो M25 के लिए सिग्मा सीबीसी क्या हो जाएगा बताओ, कल बताया था 25 डिवाइड बाई कितना 3, तो लगभग कितना आपका 8 पॉइंट। इन दोनों के तो आपको याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा आपको। 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसका m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 280/3 सिग्मा सीबीसी, तो 280 डिवाइड बाई कितना 3 इंटू कितना 8.5, तो आंसर कितना आ जाएगा लगभग 11। अब यहाँ सॉल्व करोगे m सिग्मा सीबीसी, तो m सिग्मा सीबीसी इक्वल टू क्या करोगे 11 इंटू कितना आपका m सिग्मा सीबीसी यानी 11 इंटू कितना, तो इसको सॉल्व करना 93 पॉइंट कितना आएगा आपका 33 आएगा। हालांकि 11 भी नहीं आता, 10 पॉइंट समथिंग आता है, तो एग्जैक्ट देखना तो 93.33 आ जाएगा। कैसे भी लिख सकते हैं, हाँ आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर फॉर्मूला है, आप बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, पर देखो मैं ऐसे लिखाता नहीं हूँ क्योंकि क्या होता है ना कभी एग्जाम वाला चालबाजी कर देता है। अब बच्चे को बोल रहे बच्चे सर मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख लेता हूँ 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा ST इंटू डी लिख देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ लिख लो, पर एग्जाम वाला क्या करेगा, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब एग्जाम वाला देखो इसमें क्या करेगा, ध्यान रखें, एग्जाम वाला आपके साथ थोड़ा सा मीन्स की क्या करेगा, चालबाजी करने की कोशिश करेगा। वो क्या चालबाजी करने की कोशिश करेगा, अगर ऐसे याद करते हैं वो बोलेगा कैलकुलेट, क्वेश्चन ऐसे दे देगा न्यूमेरिकल एक, क्या बोल देगा आपका कि कैलकुलेट डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फॉर द फॉलोइंग डाटा, टेक m इक्वल टू 15, सिग्मा सीबीसी इक्वल टू कुछ भी दे देगा 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 200 mm, सिग्मा ST इक्वल टू 150 कुछ भी ऐसे। अब बताओ, अब 93.33 काम आ पाएगा? हाँ तब हाँ तब भी वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं, कैसे भी कर लो आप, तो वैसे कर लो तब भी वैसे आ जाएगा। पर मैं बोल रहा हूँ ऐसे आपको याद नहीं करना है। मेरा जो कहने का मतलब है कि आपको 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा ST करके याद नहीं करना है। आपने याद कैसे फॉर्मूला याद करना है, m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। उसके दो फायदे, एक तो फॉर्मूला आपको एक डायरेक्ट पूछा जाता है, k की वैल्यू पूछी जाती है डायरेक्ट टाइप का एग्जाम में, और कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अब जो बच्चा ऐसे याद करने की कोशिश करे कि मैं जल्दी कर लूंगा 93.33 रख के, तो उसको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ पर आपको पता है सॉल्यूशन इसको कैसे करना पड़ेगा, उसको सॉल्यूशन NC इक्वल टू फॉर्मूला कैसे करना पड़ेगा, जो याद होगा जिसको m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस क्या आपका सिग्मा ST इंटू डी। अब m कितना है आपका बताओ 15, सिग्मा CBC कितना है बताओ 8, फिर m सिग्मा CBC 15 गुणा 8 प्लस सिग्मा ST इक्वल टू कितना आपका 150 गुणा कितना आपका 200। तो
तो यहाँ पर 120 आ रहा है एम सिग्मा सीबीसी, 15 अट्ठे 120 होता है ना, तो यहाँ पर उसने अलग ही डाटा दे दिया, तो अब इस डाटा के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हालांकि ये डाटा पता नहीं उसने कैसे दिया, क्या दिया, वो जाने, बट दे सकता है ऐसा। तब आपको क्या 93.33 अपॉन ये करेंगे आप? नहीं करेंगे। तो इसलिए शॉर्टकट नहीं करना है हमें, ये करना है, बाकी आप आंसर उसको कैसे भी निकालें। तो आज का जो हमारा सेशन था उसमें हमने पढ़ा कि क्या आपका WSM है, क्या क्या WSM के पॉइंट हैं, और आपके ये जो पॉइंट हमने लिखाए हैं, ध्यान रखें ये पॉइंट आपको मीन्स कि सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही याद रखने हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं देखना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है कि बुक खोला और बुक खोल के पन्ना खुला हुआ है आज WSM, कल शाम को 7 बजे भी WSM, 8 बजे भी, 3-4 दिन WSM का ही पहला पन्ना खुला हुआ है और लास्ट में उसके ऊपर गिर गया क्या, आलू, वो पीला पड़ रहा है, फिर ऐसे ही होता है, क्या नया नज़र आएगा उस पन्ने में। 3 दिन के बाद आलू पड़ा हुआ है, सब्जी खाना खा रहे हैं उसी में, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपने टाइम लगाना ही नहीं है ऐसे सब्जेक्ट में, यानी बुक नहीं खोलनी है। आरसीसी में बोलेंगे कि सर मैं कौन सी बुक प्रेफर करूं, कोई सी बुक प्रेफर ना करें, कोई सी भी नहीं, ठीक है, कुछ देखना ही नहीं है आरसीसी में किसी बुक को, ठीक है। अब फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कि सिंगली बीम क्या होती है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, आपका मेन रीइंफोर्समेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, कहाँ पर प्रोवाइड होता है, आपका एनालिसिस का मतलब क्या है, ये आपको एजम्पशंस क्या होते हैं, ये एजम्पशंस का आपका मीन्स कि कैसे कैसे एजम्पशन लिए गए हैं, इन एजम्पशन का मतलब क्या है, क्लियर कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या है, होमोजीनियस सेक्शन, कौन से सेक्शन की एनालिसिस हम करते हैं। अब यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, कल को दूसरा और तीसरा स्टेप कल के डिजाइन में पहुंचेंगे, किस में करेंगे, तो कल हमारा WSM का सिंगली खत्म हो जाएगा विद एन एग्जाम्पल, विद एन डिजाइन एग्जाम्पल, WSM का सिंगली बीम, और हम फिर डब्ल्यू बीम को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे, आपका WSM का डब्ल्यू बीम, ठीक है ना, यानी फ्लेक्सर में आपका मीन्स इसी में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सीधे जाएंगे LSM में, सीआर के लिए डिजाइन जो होगा वो आपका WSM के साथ, वो LSM के साथ ही होगा। किसके साथ ही होगा, आपका दोनों के डिजाइन एक जैसा होता है, बस क्या चेंज होती है, वैल्यू चेंज होती है। क्या चेंज होती है, आपकी वैल्यू, वो हम एक साथ कराएंगे, ठीक है, वो आगे धीरे धीरे आपका होता रहेगा। पर यहाँ ध्यान रखें, आपको क्या याद रखना है, ये हो गया, ठीक है, आपके किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या आपने गलती नहीं करनी है, तो ठीक है, सबको क्लियर है, ओके, यहाँ ऑनलाइन में सबको क्लियर है, ओके, सो क्लियर है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना।